विधानसभा चुनाव में एक लंबे अंतराल के बाद फिर से एक नया चेहरा सामने आया है और वो चेहरा है महाराष्ट्र की बुलंद आवाज रहने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे का, जिन्होंने इस बार विधानसभा चुनाव में फिर एक बार अलग से किसी राजनीतिक दल से गठबंधन न करते हुए अलग से उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला लिया है। और इसी कड़ी में अमरावती में एक बार फिर से नए चेहरे के रूप में उन्होंने अपने कई वर्षों से निष्ठावान रहे कार्यकर्ता पप्पू पाटिल को यहां से उम्मीदवारी घोषित की है। पप्पू पाटिल ये वो नाम है जो पार्षद रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे हैं और लगातार अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत रहे हैं। शहर की कोई भी समस्या हो जिसको लेकर वे हमेशा आंदोलन के मूड में रहते हैं, ऐसे एक युवा नेतृत्व को उन्होंने अमरावती से उम्मीदवारी दी है। आज हमारे साथ चर्चित चेहरों में उपस्थित है पप्पू पाटिल, पप्पू और मंगेश पाटिल। आइए हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि चुनाव मैदान में वे क्यों उतरे हैं, क्या उनकी रणनीति है और किस प्रकार वे चुनाव मैदान में मतदाताओं को लुभाएंगे। तो आइए स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका पप्पू। एक नगर सेवक और एक विधायक उम्मीदवार तक का सफर पप्पू पाटिल का कैसा है? देखो, मैं 2002 में नगर सेवक के लिए चुन के आया था, फिर स्टैंडिंग का सभापति बना और उसके बाद में मैं संगठन से जुड़ा और संगठन से जुड़ के मैं अमरावती के लिए काम करते गया। अमरावती के लिए सांस्कृतिक, क्रीड़ा और अमरावती की जो अलग अलग समस्या रहती है उस पर आंदोलन, ये सब चीजें करते गया। और इस बार ऐसा लगा कि वही दो चेहरे हर बार अलट पलट के आते हैं और कोई अमरावती का विकास नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ये दल बदल, इधर से उधर और उधर से इधर। ने जो आदमी पहले भाजपा पे खड़ा था वो अभी कांग्रेस की तरफ है और जो कांग्रेस पे खड़े थे चुन के आए वो अब महायुति की तरफ है। लोगों को जो घृणित पकड़ना है कि हम चुनाव लड़ेंगे, तुमको हमको मत देना है, ये जो भावना उनमें जागी है, इसके वजह से मेरी पार्टी ने, सम्माननीय राज साहब ने बोला इस बार खड़ा रहना पड़ता है, मेरे सहकारियों ने बोला इस बार अपने खड़े रहने को ना करके खड़ा रहा। चुनावी अखाड़े में जब भी बात की जाती है तो पार्टी संगठन देखा जाता है, पार्टी की मजबूती देखी जाती है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये एक आक्रामक भूमिका में हमेशा रहा है। हम लोगों ने कई वर्षों से देखा है कि जब भी कोई आक्रामक अगर आंदोलन करना है तो पहले जैसे शिवसेना का नाम लिया जाता था, पश्चात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का है। तो आक्रामक भूमिका से एकदम इस प्रकार राजनीति में प्रवेश मनसे के लिए कितना आसान रहेगा? आसान तो है ही, क्योंकि अभी तो ये जो इन लोगों ने जो दो उम्मीदवार है, लोगों को पार्टी बदलना, आखिर में विचार वगैरह कुछ चीजें होती है कि हम किस विचार के लिए काम कर रहे हैं। ये विचार इन उम्मीदवारों के लिए, उम्मीदवारों के पास में नहीं है। अमरावती का विकास इनकी सोच नहीं है, तो इसमें आक्रामकता है ही। तो उसको हमने अभी ये जो अमरावती के प्रश्न है, सवाल है, ये अगर छुड़ा लेने की समस्या है तो हमको सत्ता में जाना पड़ेगा, हमको लोक प्रतिनिधि बनना पड़ेगा और हमको अमरावती का काम करना पड़ेगा। हमको ये समस्या जब तक के वहां जाके बैठते नहीं तब तक के अपन काम करवा नहीं ले सकते, ये हमारी भावना होगी। चुनाव मैदान में इस बार 4 बार विधायक रहे उम्मीदवार है, 3 बार विधायक रहे उम्मीदवार है, 2 बार विधायक रहे उम्मीदवार है, क्या जिन्होंने 4-4, 5-5 चुनाव लड़े ऐसे उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। पप्पू पाटिल पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे हैं जी। मुकाबला कैसा रहेगा? मुकाबला मेरे लिए तो मैं चुन के आने वाला हूँ, उनके लिए क्या मालूम उनका कैसा रहेगा। 3-3, 4-4 बार चुनाव में रहे और लोगों का अमरावती का काम नहीं किया, लोगों को मूर्ख बनाया, तो उनके लिए तो खड़ा रहने वाला है। मैंने तो काम किया है, बहुत अंतराल के बाद में मैं राजनीति में आया हूँ। राजनीति में था, संगठन से मैं राजकीय सामाजिक काम कर रहा था, लेकिन इन लोगों ने इतने बार खड़े रह के अमरावती के लिए कुछ नहीं किया, ये दुख भरी बात है। तो उनके लिए बहुत कड़ा मुकाबला है। विदर्भ प्रांत में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का वो वर्चस्व नहीं है जो बाकी राजनीतिक संगठनों का है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी शरद पवार हो, शिवसेना हो। विदर्भ में मनसे का उतना प्रभुत्व नहीं है जितना मुंबई क्षेत्र में है। आपको क्या लगता है? ऐसा है कि राज साहब को मानने वाला वर्ग हर जिले में है। प्रभुत्व की बात की जाए तो सब पार्टियों के पास में पूरे उम्मीदवार नहीं करके मिलके एक ग्रुप बना के 90-90 सीटा बांट रहे हैं।
ये उनके उनका भी प्रभुत्व, 3-3, 4-4 पार्टी जब एक जगह आ रही है तो उनका प्रभुत्व बन रहा है, लोग दे सक रहे हैं। हम जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, अभी तक के हमने 105 अभी भी यादी आएंगी, तो उस तरीके से हम लड़ रहे हैं। कार्यकर्ता तो आजकल तो परिस्थिति ऐसी है, कोणते 6-6 पार्टी हो गई, 2 राष्ट्रवादी कांग्रेस, 2 शिवसेना, कांग्रेस और भाजपा। इनको ये अगर इनका प्रभुत्व रहता था तो इनको कांग्रेस और राष्ट्रवादी फोड़ने की जरूरत नहीं रहती थी, शिवसेना फोड़ने की जरूरत नहीं रहती थी। इनका प्रभुत्व नहीं करके दूसरी पार्टी फोड़ रहे हैं और एक साथ में आके चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इसको बोलता हूं राजनीति में जो गैंगवार होता है ना, वैसी परिस्थिति महाराष्ट्र में है। पप्पू पाटिल किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? मैं विकास के मुद्दों को लेकर उतर रहा हूं। तो विकास के लिए तो विकास पुरुष के नाम से भी किसी उम्मीदवार को संबोधित किया जाता है। कोई 700-800 करोड़ रुपए के विकास की बात कर रहा है कि मैंने इतने रुपए लाए हैं, विकास हो रहा है। अनिल भाऊ, तुम और हम ये गांव में रहने वाले लोग हैं। मैं कुछ मुद्दों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप वो मुद्दे मुझे बताइए। भुयारी गटर योजना 97 में, 1997 में उसको मंजूरात मिली। आज कौन महीना साल है? 2024 चालू है। मुझे बताइए अनिल भाऊ, भुयारी गटर योजना कहीं शुरू हो गई? नहीं हुई। 30-30 साल का इनका विकास है। कासव, वो कछुए के गति से इनका विकास चल रहा है, उसको विकास बोला जाए? ये नहीं हो सकता। तुम्हारा एरोड्रम, एयरपोर्ट का मुद्दा, 1990 में अपना एयरपोर्ट की मंजूरात आ गई। 2010 में कमर्शियल फ्लाइट के लिए आ गया। आज कौन सा साल है? 2024 साल है। मुझे बताइए, अगर इनको 15-15 साल एरोड्रम के लिए, अभी भी चुनाव है, उसके पहले शुरू हो जाने को होना था, ये लोग नहीं कर सके। इतनी दूर की बात जान दीजिए, इतवार का उड़ान पुल लीजिए, जहां से हजारों लोग गुजरते हैं, ऊपर से कुछ गिर जाएंगे और नीचे किसी की जान चली जाएगी, इसकी परवाह नहीं है। इसके लिए लेकिन विकास तो हुआ है। रेलवे वैगन कारखाना बना है, अमरावती में मेडिकल कॉलेज आया है। अच्छा। अमरावती में हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, अमरावती के रोड सीमेंट कंक्रीट के हो गए हैं। ऐसा भी बोलता है कि ये विकास हो रहा है करके। बहुत अच्छा सवाल पूछा। मुझे बताइए, रोड सीमेंट कंक्रीट के जो है उसका क्रेडिट कौन ले रहा है? बट नेचुरल सरकार लेगी, जो वर्तमान सरकार है। बस तो मैं वही बोल रहा हूँ, सीमेंट कंक्रीट की रोड बन रहे हैं। रोड एक तो सब सही मायने में ऐसा है, रोड नाली 75 साल हो गए हैं। 75 सालों से हम उसी पे काम कर रहे हैं। भाऊसाहब पंजाबराव देशमुख ने यहाँ शिक्षण की व्यवस्था की तो हमारा जो शहर है वो अच्छा बना, लोग शिक्षित हो गए। एक टाइम ऐसा था कि केरल से ज्यादा अमरावती का शिक्षण में ये था, नाम था। ये इनके बदौलत नहीं था, भाऊसाहब पंजाबराव देशमुख ने जो काम किया उसके वजह से हम लोग पढ़े लिखे, रोजगार लग गए, नौकरी लग गई। लेकिन उसके बाद में की ये जो शिक्षण के बाद में की जो व्यवस्था रहती है, उस टाइम में उन्हें कास्तकार बहुत काम किया। भाऊसाहब पंजाबराव देशमुख का बहुत बड़ा काम है विदर्भ में। लेकिन अभी रोजगार की क्या परिस्थिति है? 60% लोग, हमारे अमरावती का युवा 60% ये अमरावती के बाहर है। इसके ऊपर किसी ने ध्यान दिया नहीं। लेकिन यहाँ रोजगार के अवसर भी आए, बड़े बड़े दावे किए गए। सोफिया जब आया तब कहा गया था कि स्थानिक लोगों को रोजगार मिलेगा। ये अभी MIDC जो बनी है, MIDC में कहा कि स्थानिक लोगों को रोजगार मिलेगा। लोग कह रहे हैं कि वहां रोजगार उपलब्ध हुआ है। मैं जो बोल रहा हूँ आपको ख्याल में नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ। बड़े बड़े 200 इंजीनियरिंग कॉलेज है, यवतमाळ, अकोला, बुल्ढाना, अमरावती, ये आजू बाजू में। और अमरावती का 60% जो युवा है जो इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा हुआ है, वो कहाँ पे है? वो पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, बेंगलोर, इस शहर में है। उसके एक लड़का जब 23 साल में ग्रेजुएट हो जाता है, उनके माता पिता जो है वो रिटायरमेंट के बाद में यहाँ रहते हैं। तुम जरा जाके देखो, बड़ी बड़ी कॉलोनियों में 2-2 लोग रहते हैं, माता पिता, उनका लड़का पुणे, मुंबई, इधर। एक भी
आईटी का एक भी प्रोजेक्ट ये लोग ला नहीं सके। मैंने जो बोला विकास का काम ये कर न सके, इनको क्या बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ जितनी फैक्ट्रीज है उतने फैक्ट्रीज में कभी वर्करों की हड़ताल हो जा रही है, कभी वहाँ के कर्मचारियों के साथ मारपीट की जा रही है, तो इसलिए कोई लोग आने के तैयार नहीं है। जो स्ट्रक्चर चाहिए वो स्ट्रक्चर की सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है। नहीं, मानसिकता बदलना होगा। अमरावती को एक ये भी मत सोचो कि हम अमरावती में आएंगे और अमरावती में यहाँ सिर्फ रॉ मटेरियल यानी जो फिनिश वर्कर सिर्फ वर्कर होना और हम यहाँ फैक्ट्री खोलेंगे। वर्करों को भी उनका हक मिलना चाहिए, ये बात ख्याल रहे। हड़ताल ऐसी नहीं हो जाती है, तुम्हारे मेहनत का मेहनताना तुमको मिलने को होना और फैक्ट्री भी चलने को होना। सिर्फ ये मत सोचो कि हमको यहाँ वर्कर सस्ते में मिल रहे। ऐसा है कि आज की जो लोग हैं पढ़े लिखे जानकार हो गए आपके मीडिया के माध्यम से, तो लोगों को सब समझता है, तो उसकी वजह से। लेकिन फैक्ट्री चल रही है ना, वर्कर फैक्ट्री अच्छी चल रही है, वर्कर को उनका रोजगार मिल रहा है वर्करों को। लेकिन मैं उन पढ़े लिखे सुशिक्षित रोजगारों के बारे में बोल रहा हूँ जो आईटी कंपनी जो है। तुम देखो 30 साल पहले, अगर 30 नहीं 25 साल पहले पुणे को सुपर क्लास 1 अधिकारी रिटायरमेंट के बाद में रहने का एक शहर देखते थे। एक कंपनी है सिर्फ आईटी की, एक। तो आज पुणे में हमारे यहाँ से लोग जा रहे हैं, हब हो गए और हब हो गया। एक ही कंपनी है, उसके बाजू में आपको मालूम है, आप थोड़ा बिजनेस में है, उसके बाजू में अलग अलग वेंडर्स आते हैं, तो ऑटोमेटिक काम बढ़ता है। उसकी बात छोड़ दो, आज का संभाजीनगर उस टाइम का औरंगाबाद अमरावती से छोटा था। आज सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज औरंगाबाद में हो गई। क्या वजह मानते हैं कि अमरावती का, क्योंकि विदर्भ में दूसरा बड़ा क्षेत्र अमरावती रहा है, कपास की मंडी रहा है, परुल मोर्ची में संतरा यहाँ उत्पादन अच्छा हुआ है, सोयाबीन के लिए अमरावती का नाम लिया जाता है। इतना सब होने के बाद में भी, जैसे भाऊ साहब देशमुख, राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल, ऐसे कई नाम यहाँ से निकले हैं। इतना सब होने के बावजूद भी अगर अमरावती पिछड़ा है तो उसका जिम्मेदार कौन? आज तक के राजकीय लोग। भाऊसाहेब पंजाबराव देखो, भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख न होते तो हमारी तो छत्तीसगढ़ जैसी हालत होती। छत्तीसगढ़ के बाद में खनिज तो भी है, हमारे पास में तो वो भी नहीं था। वहां भी आज शिक्षित होने की वजह से ये जो हमारे यहाँ लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ठीक है, वो इसके वजह से है कि छत्तीसगढ़ का देखो बहुत, उसमें एक तरफ बहुत पैसा और एक तरफ बहुत मजदूर, गरीबी है। क्यों है कि वहाँ खनिज है, उनकी ये बढ़ रही है, आय बढ़ रही है, लेकिन एक तरफ ये दोनों बैलेंस नहीं हो पाया। ये अगर शिक्षित अगर हमारे यहाँ के लोगों का ये जो बैलेंस है, ये भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख की वजह से। लेकिन उसके बाद में जो रोजगार के लिए दुनिया के साथ में कदम के कदम मिला के अमरावती ने चलने को होना, ये लोगों ने किया नहीं। लेकिन यहाँ तो अमरावती महानगर पालिका की हालत खराब, अमरावती जिला परिषद की हालत खराब, पंचायत समिति जो है वहां पर हालत खराब। ये इतना सब हालत, इसके लिए जिम्मेदार यहाँ के लोग हैं, आप है, मैं हूं। आज तक की जिन्होंने राजनीति की, आज तक के जो लोग ये कर रहे हैं, उनके लिए वो जिम्मेवार नहीं है। यहाँ तो उल्टा है, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए वही आज किसी पार्टी के साथ में काम कर रहे हैं। आज कल आपने किसी पर आरोप लगाया, आज आपके साथ है। मैं वही बोल रहा हूं। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं। 1985 में सुनील देशमुख अचलपुर से चुनाव लड़े थे, 20,000 मतों से हार गए। उसके बाद में 1999 में सुनील देशमुख को कांग्रेस ने टिकट दी, बराबर, वो चुन के आए। 2004 में वापस टिकट दी, वो चुन के आए, उनको मंत्री बनाया। 2009 में पार्टी ने रुकने को बोला, नहीं रुके। अगर उस टाइम में भी वो अगर संयम रखते थे तो अमरावती का विकास बहुत होता था, क्योंकि राष्ट्रपति अमरावती जी थे उस टाइम में। ये जो प्रोजेक्ट है ना, एयरपोर्ट वगैरह की, उनको मान्यता मिली। 2002 में हमको भी लगा कि सुनील भाऊ के साथ में अन्याय हो गया, सब लोगों को लगा। 50,000 मत दिए थे, 50,000। राव साहब शेखावत को 55,000, 5,000 के लिए 50,000 मत बहुत होते हैं अनिल भाऊ। आप वापस 4.5 साल कुछ काम नहीं करते, 4.5 साल के बाद में आपकी एक क्लिप आती है, विकास पुरुष। लोग नहीं बोलते, आप पहले लोगों के दिल में ये दिमाग में डालते कि विकास पुरुष। उसके बाद में आपने 2000 खुद की पार्टी निकाला,
जन विकास आघाड़ी, जन विकास कांग्रेस, बराबर है। और फिर पूरा वो पार्टी के सर्वे सर्वा आप थे। और फिर आपने सोच बदल दी 2014 में, जब जमता नहीं, आपने विचार सरनी बदल दी और डायरेक्ट भाजपा के साथ में चले गए। आपको लोगों ने चुन के दिया और लोगों ने वही पार्टी में जिन्होंने 30,000 मतों से आपको चुन के दिया, वही पार्टी से आपको गिराया। गिराया क्यों? क्योंकि आप 2019 में, क्योंकि आप कहीं तो भी लोगों के, देखो 90,000 ये जो मत थे ये भाजपा के ऊपर मिले ना उनको। हाँ, फिर क्यों नहीं मिले उनको? कहीं तो भी आपको लोगों ने रिजेक्ट किया। फिर आपने ख्याल आया कि कुछ तो भी गलत हो गया, आप वापस एक दिन में कांग्रेस में आ गए। अच्छा ये जान दो, मैं बीच में जो विषय बोलने वाला था, 2017 में उसमें इलेक्शन हो गए महानगर पालिका में। आप पूरे अमरावती में घूमे, महानगर पालिका में 45 पार्षद आपको चुन के दिए। आपने क्या मुद्दा रखा था? एक कोई तो भी गोल्डन गैंग है, बराबर है। वो गोल्डन गैंग अमरावती को लूट रही है, वो अमरावती में तबाही मचा रही है महानगर पालिका में, वो गोल्डन गैंग। फिर आप आज किसके साथ में बैठे हो? सवाल पूछने को नहीं होना, बताना पड़ेगा। एक तो उस टाइम में आप झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हो? यानी किसी को तो भी बदनाम करना और एक नैरेटिव सेट करना, ये आपका ये है। आप नैरेटिव सेट करने में ये हो जाते हो। वापस जो भी मैं चीजें बता रहा हूं, आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जो एक सांसद इसने विधायक ने जो काम करने को होना, काम आपको मत देते हैं चुन के लाने के लिए। आपको जब भी आप 2019 में गिरे तो आपको 63,000 मत लोगों ने दिए, साल भर कुछ काम किया? तो क्या है, मेरी बात सुनिए। आप मुझे बात बताइए कि अमरावती का एक कचरे का जो ठेका है, कम से कम मैं जब तक से जान रहा हूं 20 साल से एक कॉन्ट्रैक्टर के पास में, नाम ले लेता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बोथरा कचरा उठाए, एक ही आदमी के पास में, बराबर है। वही कॉन्ट्रैक्टर सांस्कृतिक भवन का भी वही कॉन्ट्रैक्टर है। कागजों पर तो दूसरा है। कौन? कागज पर दूसरा है। वो देखो, मुझे कागज बिगज, मैं जो बोल रहा हूं डायरेक्ट बोल रहा हूं। बोथरा इधर भी कॉन्ट्रैक्ट है, उधर भी कॉन्ट्रैक्ट है, पूरा गांव जानता है। कागजों पर से दूसरा है, ये इसको कोई वैल्यू नहीं है, सब पूरे गांव को मालूम है। और ये आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। तो कागजों की बात ही मत करो। कागजों की बात करते थे, ये तत्व वाली बात करते थे, तो इनके तत्व कहाँ गए? ये जो राजकीय झुंझाशाही कर रहे हैं, गैंगवार कर रहे हैं राजकीय, इधर से उधर घूमना, इधर से उधर घूमना, इस पे कौन, फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज की राजनीति में विकास के मुद्दे से ज्यादा सामाजिक मुद्दों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। ये कौन से समाज का है? अगर ये ओबीसी है तो इसके साथ है, पटेल है तो उसके साथ है, मुस्लिम है तो इसके साथ है। तो राजनीति विकास के मुद्दे को लेकर नहीं हो रही है, राजनीति समाज को लेकर हो रही है। राजनीति जाति धर्म के नाम पे हो रही है। सुनील देशमुख जो गए ना कांग्रेस में, मुस्लिम मत मिलते नहीं भाजपा पे करके गए। आप जब प्रवेश ले रहे हो ना, आपको कांग्रेस से बर्खास्त किया जाता है, बराबर है। आप राष्ट्रवादी में प्रवेश लेते हो ना, तो आपके साथ में प्रवेश लेने वाले मुस्लिम लोग रहते हैं। सिर्फ मुस्लिम लोगों को खुश करने के लिए ये राजनीति हो रही है। लेकिन फैक्ट तो यही है ना कि एक जो बड़ा वोट बैंक है, वो वोट बैंक किसी एक पार्टी को मिले, किसी एक पार्टी के साथ जुड़ा रहे, उसकी जीत पक्की है, ये कैलकुलेशन लगाया जाता है। आज भी ओबीसी समाज कहाँ है, पटेल समाज कहाँ है, फलाना समाज कहाँ है, हिंदी साइडर वोट कहाँ है, कैलकुलेशन ये होता है कि हिंदी साइडर वोट किसके पास रहेंगे, पटेल समाज के वोट किसके पास रहेंगे, मुस्लिम समाज के वोट किसके पास रहेंगे। तो महत्व जो है वो आपके विकास के मुद्दों को नहीं दिया जा रहा है, महत्व ये दिया जा रहा है कि आपके जाति का समीकरण कैसे उसको दिया जा रहा है। फिर विकास से क्या लेना देना? बस आपने जो बोला मैं उसके साथ में मंजूर हूं। मुझे, मैं उस नेता के साथ में काम करता हूं कि ये जो सब ढकोसलेरी जो चीजें आपने बताई ना, इस पे मैं विश्वास ही नहीं करता हूं। इस पे मैं विश्वास ही नहीं करता हूं। मैं उस नेता के लिए काम करता हूं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ऐसी
थी जिन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के व्यक्ति को पहला प्रतिनिधित्व मिलना और चाहिए, मिलना ही चाहिए। और फिर अब ये जो हालत है, अभी जो समीकरण है वो समीकरण महाराष्ट्र के आदमी और महाराष्ट्र के महत्व को आप तो महाराष्ट्र के नहीं है, नहीं, महाराष्ट्र के महत्व को नहीं बढ़ाने वाले हैं ना। जाति के समीकरण चल रहे हैं, वो महाराष्ट्र के महत्व को बढ़ाने वाले। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं। हम तो महाराष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं ना, हमारे महाराष्ट्र के लोगों के लिए हमें काम करना है। हम वो ये लेके चले हैं, राज साहब का जो ये है बोलना है कि हमको महाराष्ट्र के लोगों को आगे बढ़ाना है। राज साहब का बोलना क्या है ये पूरी तरह से समझ नहीं पाया। आप लोगों को मालूम है एक आधी चीज कैसी आदि बोलना, हम तो वही बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम होने को होना, और महाराष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, करके महाराष्ट्र के विधानसभा के लिए हम औद्योगिक क्षेत्र में, व्यावसायिक दृष्टि से, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में सब जगह महाराष्ट्र नंबर 1 था। आज फिर एक अवस्था ऐसी आ गई है कि कभी लाडली बहन चल रहा है, कभी किसानों को मदद दी जा रही है, कभी कोई पार्टी कोई नेरेटिव कर रही है, कोई बोलती कि 21,000 रुपए देंगे, कोई बोलते 7,000 रुपए देंगे। राज साहब ने कभी नहीं बोला। राज साहब ने क्या बोला, ये जो स्कीमें चल रहे हैं ना उससे अच्छा रोजगार दो, उनको संधि उपलब्ध कर दो, जीने का स्तर बढ़ाओ। आज हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, जीने का स्तर उठने को होना। हमें ये 1,500 ये नहीं, मैं बोलता हूं कि आज कम से कम ठीक से एक लोगों को जीने के लिए कम से कम 22-23 वो जो रेशियो है ना महंगाई का रोजगार का, वो मेंटेन होने को। पप्पू पाटिल के पास विकास के क्या मुद्दे, क्या क्या विजन है पप्पू पाटिल के पास जो चुनाव मैदान में लेके उतरे? देखो, मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। मैं ये जो रोड नाली ये जो है, ये तो सब एमएलए आएंगे, सब जो आएंगे वो वहीं पे बात करेंगे। लेकिन रोड और नाली ये जो स्ट्रक्चर है, ये तो महानगर पालिका के पार्षद का काम है। मैं वही बता रहा हूँ आपके पास में। अभी जो विकास के मुद्दे बताए ना, रोड नाली स्ट्रक्चर, आप एक तरफ मुझे बोलते हो तो वही काम है। मैं जो बोल रहा हूँ विकास और रोजगार, मैं रोजगार पे काम करने वाला हूँ। तुमको मालूम है MIDC में एक माहिती व तंत्रज्ञान की बिल्डिंग बनी हुई है, बराबर है। बिल्डिंग 85 लाख की बांधी होंगी। आज आप वहां की जाके हालत देख लो। मैंने कुछ मेरे इंटरव्यूज में उसके फोटो बताए हैं, उसका उद्घाटन भी नहीं हो गया। वैसी की वैसी वो बिल्डिंग गिर रही है, पैसे तुम्हारे हमारे हैं। तो मेरा कहना ही तो वो है ना कि MIDC घोषित की गई, MIDC में इतने प्लॉट्स गिराए गए, लोगों ने प्लॉट्स ले लिए, लेकिन उद्योग जो है वो नाममात्र गिनती के है। मैं वही बोल रहा हूँ कि एक अगर बड़ी कंपनियां हैं, ये जो प्लॉट्स वगैरह है सब लोगों की तैयारी है, प्लॉट लिए है तो लोगों की तैयारी है, लेकिन उनको उद्योग पूर्णता करना ये जो चीज है ना ये समझ में नहीं आ रही है। एक अगर मैं जो बता रहा था कि एक अगर कंपनी आती है तो उसके बाजू में 4 वेंडर्स आते हैं, बराबर है। कोई भी रोजगार करता है, आप अगर ये अपना स्टूडियो चला रहे हैं तो इसको 4 जगह से आप किसी को तो भी व्यवसाय देते हो, 2 लोगों को आप रोजगार देते हो। इसी की तरह से ऐसी ही इंडस्ट्री चलती है। और ये मैं वही बताया था आपको, पुणे में एक पहली कंपनी आई तो 10 कंपनी आई। यहाँ अभी एयरपोर्ट शुरू होने, सबसे मेरी प्रायोरिटी, मैं अगर चुन के आया ना तो सबसे मेरी प्रायोरिटी क्या रहेंगी मालूम है? 3 महीने के अंदर कहीं से भी कुछ भी करके एयरपोर्ट शुरू होने को होना है। और एयरपोर्ट शुरू हो गया है कि यहाँ IT का पहला स्टार्टअप मैं लाऊंगा, मेरी बातचीत शुरू है। ऐसा है कि ये मैं कर रहा हूं, मैं आज विधायक नहीं हूं। आज एक एनिमेशन कॉलेज है विजय राउत का, उनके कुछ आपको मालूम है बड़ा कलाकार आदमी है, बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स है, यहाँ जगह है। कुछ IT के लोगों से उनकी मेरी बात हो गई, उनको यहाँ स्टूडियो डालना है, 2000 लोगों को काम मिलेगा, वर्ल्ड से काम आएंगे। उनको क्या होना, सिर्फ इंटरनेट की कनेक्टिविटी होना और एक एयरपोर्ट होना। लेकिन अब अगर पप्पू पाटिल से अगर बात करें, पप्पू पाटिल ने अम्बा महोत्सव शुरू किया, आज अम्बा महोत्सव खत्म हो गया। नहीं, शुरू है। आपकी जानकारी के मैं बोलिए बताता हूँ, अम्बा महोत्सव खत्म नहीं हो गया। अम्बा महोत्सव जब से कोविड आया था, कोविड में भी ऑनलाइन हमने कुछ कार्यक्रम किए। इस बार भी डफ एंड डम का कार्यक्रम हो गया, कार्यक्रम शुरू है। उसका जो शहर से प्रतिशत, जो हम अभी व्यस्तता से जो लोग काम कर रहे हैं, हमने कहीं अमरावती से कुछ फंड नहीं कलेक्ट किया। लोगों को भाई हमको पावती दो, बाहर से कुछ स्पॉन्सरशिप जो तरीके से हो सकता है वो तरीके से,
लेकिन इसको जो राजाश्रय मिलने को हो ना, वो नहीं मिला। शहर की कला जोपासने का काम जो है ये लोक प्रतिनिधि का होता है, एक प्रशासन का होता है। यहाँ तो सांस्कृतिक भवन, तुम्हारा जो सांस्कृतिक भवन था वो महाराष्ट्र शासन ने प्रशासन को दिया, महानगर पालिका के, कि शहर के लोगों को किफायती तौर पे ये उपलब्ध किया जाए। आपने क्या किया? आपने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। अपने कॉन्ट्रैक्टर को देने के बाद में हमारा छोटा सा टाउन हॉल, छोटे मोटे कार्यक्रम होते थे, एखादा अपने तुम्हारे इंटरव्यू वहां भी आप ले सकते थे, और वो टाउन हॉल बंद गिरवा दिया वो सांस्कृतिक भवन चलने के लिए। उसके लिए हमने निवेदन दिए है, टाउन हॉल शुरू करो, बाकी कोई पार्टी निवेदन नहीं देती। आप जाति की राजनीति करते हो। मुझे एक बात बताइए, नवनीत राणा जब गिर गई, वो राजकमल चौक में जो भी हंगामा हो गया, वो एक औरत के बारे में क्या, एक महिला के बारे में क्या बात कर रहे हो, कैसे वो हाव भाव कर रहे हो? पाकिस्तान के झंडे वहां लहराए गए, उस पर कुछ नहीं कोई बोला। परसों नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन पे इतना बड़ा 29 पुलिस वाले को, अनिल, वो 29 पुलिस वाले को पुलिस स्टेशन में घायल करना बहुत बड़ी बात होती है। 8 पुलिस की गाड़ी फोड़ रहे, उस पे ये लोग एक शब्द नहीं बोलते। हम जाते हैं और सीपी के पास में निवेदन देते हैं, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं जमेगा। इसके सवालों के जवाब देना पड़ेगा। क्यों नहीं बोले आप लोग उस पे? क्यों नहीं एखादा निवेदन किया? मुस्लिम लोग नाराज होंगे करके? हम उस बात का विचार नहीं करते। हम करते हैं अमरावती की विकास की राजनीति। हम सब लोग को साथ में लेके जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो ऐसा अतिरेक करके नहीं जमेगा। क्या परिस्थिति है, वो पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से डायरेक्ट गुटके की क्लिप जा रही है। तुम्हारा हम जाते हैं पुलिस कमिश्नर को तो एक फोटो निकालने की गुजारिश करते हैं, और वहां से लाइव जा रहा है। ये शहर का राजकारण है। इन लोगों ने पूरे अमरावती जिले की राजनीति की छवि खराब कर दी। लेकिन ऐसा है कि जो ये अवैध धंधे चलने वाले हैं, इनको राजनीतिक सुरक्षा नहीं है ना। चुनाव लड़ने में इनकी आर्थिक मदद मिलती है, किसी एक पार्टी को पैसे ज्यादा दे दिया, दूसरी को नहीं मिला, इसलिए उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो गए। मंजूर हूं ना, मैं कहा नहीं बोल रहा हूँ। फिर इसमें तो इसमें जिम्मेदार तो राजनीति है ना, राजनीति करने वाले लोग वही जिम्मेदार है। मैं वो भी हाँ बोल रहा हूँ, हम वो नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, हमारा संबंध नहीं है। पप्पू पाटिल चुनाव मैदान में जनता से क्या कहना चाहते हैं? क्यों पप्पू पाटिल को वोट दे? अमरावती के शहर के विकास के लिए, और ये जो इनकी राजकीय झुंडशाही शुरू है, इनको ये जो 30 साल से बैठे हैं कि हम ही चुनाव लड़ेंगे, नया कोई आएगा नहीं, ऐसा होएगा नहीं। इस बार ये जो आपने जो सवाल पूछे और मैंने जो सम्मति दी, और मैंने जो सवाल उठाए विकास के, इसके जवाब इन लोगों को मांगना पड़ेगा। और लोगों को ये याद कर देने के लिए मैं आपके सामने आपके स्टूडियो में आया हूँ, और इसी मुद्दों पे मैं जो काम कर रहा हूँ मैंने बताया करूंगा। तो इसी मुद्दों पे मैं अमरावती के लोगों को अपील करता हूँ कि आने वाले 20 तारीख को विचार करके ये सब चीजें, इसके बारे में सोच के, फिर बहुत सोच समझ के आप, क्योंकि अपने भविष्य का काम है। आज हमारा आधा लाइफ निकल चुका है, आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या दे रहे हैं, कौन से लोग प्रतिनिधि देना चाहते हैं, ये सोच के आप वोट कीजिए। इतना ही मेरा बोलना चाहिए। आने वाली पीढ़ी के लिए अगर हम अच्छा और सुंदर शहर देना चाहते हैं तो आप विचार कर मतदान कीजिए। ये कहना है पप्पू पाटिल का। पप्पू पाटिल वैसे सांस्कृतिक क्षेत्र में भी रुचि रखते हैं। अम्मा महोत्सव जैसा एक बहुत बड़ा उपक्रम उनके माध्यम से, उन्होंने अपने सहयोगियों के माध्यम से शुरू किया था। वैसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कई बड़े आंदोलन, सोफिया के खिलाफ या ऐसे भी कई आंदोलन है जो किए हैं। आज बेबाकी से पप्पू पाटिल अपनी बात कह रहे हैं कि शहर के राजनीतिक व्यक्ति जो है वही शहर का वातावरण खराब करने में लगे हैं। एक सवाल उन्होंने बहुत अच्छा उठाया कि कल जिनको हम गाली दे रहे थे आज वो हमारे साथ है। ऐसे में शहर की राजनीति कैसे सुधरेगी? अगर शहर का बच्चा शहर में ही पढ़ता है, शहर में अगर उसको रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तो निश्चित ही परिवार खुश रहेगा। ऐसे कई मुद्दे उनके पास है, कई मुद्दों को लेकर भी चुनाव मैदान में उतरे हैं। जातिगत राजनीति से निकलकर बाहर एक बेहतर उम्मीदवार को चुनना चाहिए, ये उनका कहना है। अब इसका फैसला तो जनता को करना है कि वो किसे उम्मीदवार बनाती है, किसे सक्षम उम्मीदवार मानकर वोट करती है। ये तो आने वाली 20 तारीख के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पप्पू पाटिल अच्छे विचारों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के माध्यम से फिर एक बार जनता के दरबार में यहाँ आए हैं। जनता समर्थन दे, ये उनकी मांग है, जनता उसका फैसला करेगी।
पप्पू जी, आप हमारे बीच आए, हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।